अब ये 9 साल का लेखा जोखा, और देखिए 2019 को हम नहीं भूल सकते हैं, जितनी मैंडेट 2014 में मिली उससे भी बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी फिर सरकार बनाती दिखी है। लेकिन ये 10 साल बाद में 2013 के मुद्दे क्या रिविजिट होते दिख रहे हैं 2023 में, और 2013 में जिस तरह से इन मुद्दों को बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी, क्या विपक्ष हो पाएगा, या ये तुलना इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस? संजीव, सारी बातचीत से तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 2014 के पहले देश में कोई प्रगति ही नहीं हुई थी और 2014 में ही देश पैदा हुआ है। अभी पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत की गई, जो कहा गया कि पर कैपिटा इनकम मोदी जी के जमाने में डबल हो गई। मैं 2004 से 2014 के पर कैपिटा इनकम का भी एक डेटा दे देता हूं। 2004 में भारत की पर कैपिटा इनकम $624 थी, 2014 में $1560 हुई है, यानी दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना। हाँ, 2.5 गुना। तो ये आंकड़ों को जो मैनिपुलेट करने की जो खासियत है, ये बड़ी अच्छी आदत होती है राजनीतिक दलों के अंदर, वो अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। और 2014 से 2021 के बीच में 1560 हुआ है 2257, यानी तकरीबन दुगना तो छोड़ दिए, उससे थोड़ा कम। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मैंने गूगल किया तो मुझे यह पता चला कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अप्रैल में, वो 8.11%। हाँ, कोविड के दौरान में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसने स्पष्ट, तो वर्ल्ड बैंक या WHO की रिपोर्ट आई थी, उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरी दुनिया में तकरीबन 8 करोड़ लोग बेरोजगारी की रेखा के नीचे गए हैं, जिसमें 5 करोड़ 60 लाख, तकरीबन 76% लोग जो थे वो भारत में गरीबी की रेखा के नीचे गए थे। ये भी एक आंकड़ा है जिसका हिसाब होना चाहिए। 2018 के पहले 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी और उसका आंकड़ा भारत सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी करके आप कुछ भी कह सकते हैं। हकीकत क्या है, जब भी कोई सरकार आती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 19-20 का होता है। कोई सरकार, अकेली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार है जो ये कह सकती है कि उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और लोगों की आय बढ़ी। 2004 से लेकर 2011 तक कंसिस्टेंटली, 2008 को छोड़ दे तो 8% के आसपास ग्रोथ रेट थी, जो हिंदुस्तान में पिछले 50-70 सालों में सबसे लंबा स्ट्रेच है इकोनॉमिक ग्रोथ का। लेकिन क्या हम 9 साल का आकलन इकोनॉमिक डेटा के आधार पर करेंगे? बिल्कुल नहीं। 2009 सालों का आकलन जब भी इतिहास में किया जाएगा, मोदी जी का आकलन जब भी होगा, तो समाज में जिस तरीके से आज सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ उसके आधार पर आकलन होगा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान के में बांटने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से समाज के अंदर हेट कैंपेन किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को कभी हिजाब के नाम पे, कभी नकाब के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी इकोनॉमिक जिहाद के नाम पे, कभी जेनोसाइड के नाम पे किया जा रहा। और क्या ये कम इस देश के साथ नहीं, सामाजिक विषमताओं पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, पर आज मुद्दा आर्थिक विषमता का है। यहां पर 2013 में जो बीजेपी समझा पाई, क्या वो विपक्ष समझा पाएगा, या जो दायरा है, जो कैनवस है, बीजेपी इतना वाइडन कर देती है कि ये मुद्दा वो गौण भी कर देगी? महंगाई, बेरोजगारी, इन्हें ही बड़ा मुद्दा बनाया 2013 में और 2023 में नहीं बनने देगी। लड़ाई इस पर भी अभी आएगी ना, मैं वो समझना चाह रहा हूं। देखिए संदीप, आप जो बात कह रहे हैं, मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हर सरकार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नाकामयाब सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार बहुत कामयाब सरकार। यह इकोनॉमिक इंडिकेटर पे मोदी जी की सरकार बहुत नाकामयाब सरकार है, मैं इसको नहीं मानता हूं। मोदी सरकार में कुछ फैसले हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को जिसने फंडामेंटल तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इसको कोई इनकार करता है तो फिर वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं अपने असेसमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हाईवेज बन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं। यही संजय सराफ कह रहे थे ना कि देखिए हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही हैं, थोड़ा दर्द तो सहना होगा। अब मैं यही राजनीतिक रणनीति वो आपसे थोड़ा उसका विवेचना चाह रहा हूं। पता नहीं संजय सराफ जी उस वक्त रामविलास पासवान जी की पार्टी में थे या नहीं थे। मनमोहन सिंह की सरकार में भी रामविलास पासवान थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी रामविलास पासवान थे, आई.के. गुजराल देवेगौड़ा की सरकार में भी थे, नरसिम्हा राव की सरकार में भी थे। तो जिस सरकार में रहते हैं उस सरकार का गुणगान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब पिछली सरकारों में थे तो उस वक्त उसका मनमोहन सिंह की सरकार का गुणगान करते, इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में यह है कि भारत के अंदर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा है,
वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान को पिछले 50 साल पीछे लेके गया या नहीं लेके गया, ये इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर बातचेत होनी चाहिए। और इस पर तो बातचीत होगी ही होगी, पर के शेप्ड रिकवरी भी हो रही है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, ये वी शेप्ड की जगह के शेप्ड रिकवरी की तरफ जा रहे हैं क्या? मैंने कहा ना कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, के शेप रिकवरी हो या वी शेप रिकवरी हो, यू शेप रिकवरी हो, ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स है। मैं तो आंकड़े ये भी दे सकता हूं, जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो क्या उसके आधार पर मान लूं कि भारत के अंदर सब कुछ बेहतर हो रहा था? अरे पर कैपिटा इनकम आपका कितना इंप्रूव किया, ये आपका असली डेटा होना चाहिए। $2000 पर ईयर पर अगर पर कैपिटा इनकम है तो इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में जो आपके जो देश आपसे आर्थिक साइज में छोटे हैं उनकी तुलना कर लीजिए। इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम $20,000 है या नहीं डॉलर है? आप सिंगापुर से तुलना कर लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आपकी साइज 140 करोड़ लोगों का आपका देश है, तो जाहिर सी बात है उसको एक एडेड एडवांटेज साइज। नहीं, हम जब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हैं और जो हैं, और ये हमारे लिए गौरव की भी बात है, पर उसमें बेरोजगारी भाई 8.11 जो आंकड़ा आपने दोहराया भी, बेरोजगारी क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बन सकता है? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उस हिसाब से 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे, और 5 आदमियों का परिवार अगर हम माने तो 90 करोड़ जनसंख्या पर इसका असर पड़ता। संदीप, जब हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि 80 करोड़ लोग जो है वो खा कमा नहीं सकते, उनको सरकार खाना दे रही है। इस डेटा को हम किस नजर से देखेंगे? और ये सरकार खुद कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार मान रही कि 80 करोड़ लोगों को खाने 81 करोड़ 35 लाख टू बी मोर प्रिसाइज। अजय आलोक, तो अब ये जो आशुतोष कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? संदीप जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करते हैं भाई। अपनी ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करते हैं? एक तरफ कहते हैं बड़ा इकोनॉमी, सब सरकार में इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमिक डेटा भी अच्छे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, फिर कहते हैं कि 81 करोड़ लोग खुद कमा नहीं रहे, सरकार खाना दे रही है। दे तो रही है। देना और खाना देने में अंतर है आशुतोष जी। ये 81 करोड़ को हम खाना नहीं दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं कि उनके साथ सरकार खड़ी है। मतलब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएंगे, तो वो क्या भूखे मर जाएंगे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। 81 करोड़ लोग को 5 किलो अनाज नहीं मिला तो क्या वो भूखे मर जाएंगे? उनकी इनकम नहीं दे रहे हैं, उनको संबल दे रहे हैं। कोरोना काल में भी संबल दिया था। सरकार का मतलब है लोगों के साथ खड़ा होना, सरकार का भी ये मतलब नहीं है कि अपने घर में रहना। दूसरी बात, थोड़ा रोने की आदत पड़ने में टाइम लगता है। कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं थी, या कांग्रेस समर्थकों को विपक्ष में रहने की आदत नहीं थी, तो 9 साल में आदत आ रही है ना। अभी तो 10-20 साल और रहना है विपक्ष। अच्छा, पत्रकारों में ये प्रजातियां पैदा हो गई हैं, बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक। जो बीजेपी से सवाल पूछ ले तो लगेगा वो कांग्रेस समर्थक है। हाँ, कुछ ऐसा भी हो रहा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप अपने पे मत लीजिए, मैं आशुतोष जी को याद दिलाता हूं। आशु भाई 1 मिनट रुकिए, दूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका। क्रॉस टॉक नहीं प्लीज। अजय बोलेंगे। अजय, आशुतोष जी ने बड़े प्यार से कहा कि 2009 से 14 इतनी डॉलर में इकॉनमी बढ़ गई। भैया, उस डॉलर का रेट क्या था? हम जब कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय डबल किया, वो इसलिए कहते हैं कि 2014 में रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 96,000 थी, जो अब बढ़ के 1,98,000 हो गई। आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना आपको आता है आशुतोष जी, हमको नहीं आता। ये गलत डायरेक्शन में चले गए। डॉलर, $1 की कीमत रुपए में कितनी है अभी? $1 की कीमत रुपए में कितनी है? ये सेल्फ गोल कर गए हैं आज आप। संदीप जी, बात सुनिए। हिंदुस्तान को आप कंपेयर कर रहे हैं आशुतोष जी कि इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति आय $12,000 की है। इंग्लैंड की आबादी कितनी है? कितनी आबादी? अरे भाई, रुपया 82 तक चला गया टू $1। अर्थव्यवस्था कमजोर। फिर तो आप और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो कहते थे कमजोर रुपया कमजोर अर्थव्यवस्था का संकेत होता है। संदीप जी, मुझे खत्म करने दीजिए। उन्होंने कहा मोदी सरकार को जाना जाएगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। उसके पहले कश्मीर की बात हो रही थी। आपने कहा कि कश्मीर में वहां पर रहने वाले लोग नहीं रहना चाहते हैं, दोजख मानते हैं। ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसने पैदा किया? इस पे आशुतोष जी के मुंह में दही क्यों जमता है कि उस कश्मीर में हिंदू रहने से डरते हैं? ये क्या मोदी जी ने पैदा किया? तो 4 साल में चुनाव नहीं करवा पाए?
एक मिनट, ये कांग्रेस की देन है, उसी सिचुएशन को इंप्रूव कर रहे हैं। सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ऐसा बेड़ा गर्क किया था देश का, संभालने में वक्त तो लगेगा। रोहन प्लीज 30 सेकंड्स का जवाब। बड़ी दुख की बात है कि अजय आलोक जैसे प्रवक्ता जब आते हैं तब थूक बिना की बात करते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ गया। अरे बस परचेसिंग पावर पैरिटी एक कंसेप्ट है, जरा देखिए जाके, आपको समझ में आएगा। आज रियल टर्म्स में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है 2022 में। ये तो आपने हकीकत कर दी है। आप किस कैसे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? देखिए संदीप जी, कोई भी सरकार हो, जब 9 साल के बाद में आप जो गोल पोस्ट सेट करते हो और अगर डिलीवरी नहीं करते हो तो ये इनकी मजबूरी बन जाती है। एक ही पैमाना है कि क्या आम आदमी खुश है, क्या आम आदमी को बेनिफिट मिला। आप कितने और आम आदमी भरोसा करेगा क्या? देखिए सवाल भरोसे पर भी आता है, आपको लगता है आप पर भरोसा करेगा? देखिए मैं इंडिकेशन, मैं चुनाव की बात करके खत्म हो चुकी है संदीप जी। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कर्नाटका का। वहां पे तो डबल इंजन सरकार थी। वहां पे हमने क्या किया कि जो आम आदमी भाजपा की पॉलिसी से मरा हुआ था, उसके ऊपर अटैक हुआ था, हमने जो गारंटी की बात की, क्यों अपील क्यों की? क्योंकि हमारे पीछे डिलीवरी का एक जज्बा है, एक हमारे पे भरोसा। तो मतलब आपको लगता है भरोसा करेगी जनता? आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे और कंक्लूडिंग कमेंट में उसे तब्दील कर दीजिए प्लीज। संदीप, मैं नॉर्मली पर्सनल अटैक नहीं करता हूं, लेकिन बीजेपी में जो लोग जाते हैं उनको पर्सनल अटैक करने की आदत होती है। तो मैं अजय आलोक को माफ करता हूं, क्योंकि अभी बीजेपी में गए हैं तो जाहिर सी बात उनको अपने नंबर भी बढ़ाने होंगे, लोग और नेताओं की नजर में आना भी होगा। तो इसलिए उनको कहने दिए जो कहते हैं। हकीकत यह है कि आज की तारीख में जब कोरोना हुआ था तो 8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए थे, उसमें 5 करोड़ 60 लाख हिंदुस्तान में गए थे। अगर इतना ही बढ़िया आपका मैनेजमेंट है, इतना ही सब कुछ था, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने की जरूरत क्यों पड़ी? स्मेल कॉफी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपने फाइल के नोटिंग्स मुझे दिखाइए, कोरोना के दौरान आपने किया क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता इस देश के अंदर तो मोदी सरकार के जमाने में मरने वालों की संख्या आंकड़ा जो अनौपचारिक तौर पर 40 लाख बताई जाती है, वो ना जाने कितनी होती। गंगा में लाशें बही है। तो अजय आलोक जी को कहने दीजिए, अभी भी बीजेपी नहीं, पर वहां पर हमारी जनसंख्या भी तो हर